इससे पहले आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक सब कुछ? अच्छा, तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, सेकंड लॉ पढ़ा है, थर्ड लॉ पढ़ा है। आज हम लोग इम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्पल्स आपके लिए मैंने ये करा है। ठीक, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, आप इसे आप देखो, ये एकदम आपके समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ठीक, ये देखते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स की डेफिनेशन है, इम्पल्स इज द चेंज in momentum of an object when a force acts on it for a certain time। तो जैसे ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, तो आप इसके बड़े भी लिख सकते हो। मैंने आपके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, यही होता है। इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर अ सर्टेन टाइम। इम्पल्सिव फोर्स है, तो इम्पल्सिव फोर्स क्या कहलाता है? अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। आप क्रिकेट खेलते हो तो उस टाइप की मैंने एक एग्जांपल दी है आपके लिए यहाँ पे। एज फॉर एग्जांपल, फोर्स exerted by a bat while hitting a ball, blow of hammer on a nail, force experienced by a person when he falls from a certain height on a marble floor or concrete floor। In other words, मैंने लिखा है impulse is the total effect of a large force which acts for a short time to produce a finite change in momentum। मोमेंटम से आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। मैंने बताया है आपको कि पी वेक्टर ऐसे लिखते हैं, पी वेक्टर इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं? मोमेंटम। और जब भी मैं यहाँ मोमेंटम बोल रहा हूँ मींस लीनियर मोमेंटम बोल रहा हूँ। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम होता है। तो इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स एंड इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो मीनिंग टोटल चेंज इन मोमेंटम मीनिंग फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो उसके टर्म में आप इसको लिख सकते हो कि इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन मीनिंग टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब आप इसको यहाँ पे एक लाइन मैंने आपके लिए लिखा है कि इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय z वेक्टर। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय z वेक्टर। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये करंट डेंसिटी नहीं है, ये इम्पल्स है। ठीक है, z वेक्टर से इसको डिनोट कर सकते हैं। आप स्मॉल z वेक्टर से भी डिनोट करते हो बहुत सारे लोग, तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना है। ये इम्पल्स के लिए मैंने लिखा है, इसलिए यहाँ लिखा है z वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा p मीनिंग p2 माइनस p1 मीनिंग p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, pf माइनस pi भी लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे SI यूनिट अब इसका आएगा, तो आप लिख सकते हो SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड, और इसको NS भी लिखते हो, न्यूटन सेकेंड ही है। ठीक है, CGS यूनिट इसकी क्या होती है? CGS यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इक्वल टू ml टू द पावर माइनस ऑफ 1 होता है। अब आप इसका इंटीग्रल फॉर्म भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? सपोज अ फोर्स f वेक्टर एक्ट्स फॉर अ स्मॉल टाइम dt, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय dj वेक्टर। ये एक छोटा सा मैंने इम्पल्स लिखा है, तो इसको डीजे में लिखा है, यानी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है, डीजे वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर इनटू dt इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट वी हैव। अब प्रॉपर लिमिट क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हो कि डीजे है, तो ये डीजे आप इक्वल टू एफ डी टी है, तो यहाँ पे T1 टू T2 इंटीग्रेशन किस में है? ये dt में है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? T1 हो जाएगी, अपर लिमिट T2 हो जाएगी। ऑल्सो सपोज
एफ वेक्टर एवरेज इज द एवरेज फोर्स। तो जैसे ही एवरेज हुआ आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या एवरेज मीनिंग कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट क्या होगा इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप इतनी इंटीग्रेशन तो आपको आती है। अगर यहाँ पे dt है और यहाँ t1 टू t2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 लिख सकते हो 1 dt, यहाँ पे t1 टू t2 हो सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो t टू द पावर 0 dt, ये t टू पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये t1 टू t2 होगा। यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा और ये लोअर लिमिट t1 अपर लिमिट t2, तो ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यही मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा f एवरेज यानी f वेक्टर एवरेज वेक्टर इंटू t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 डेल्टा t कहलाता है, चेंज इन टाइम कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है j वेक्टर इक्वल टू f एवरेज वेक्टर और इंटू डेल्टा t, वेयर डेल्टा t यहाँ पे लिख दिया मैंने t2 माइनस t1 जो यहाँ पे मैंने आपके लिए किया है। ठीक है, इतनी आपको समझ आती है। ठीक, जैसे ही इम्पल्स पूछी जाए क्या होता है इम्पल्स, इम्पल्स इज द change in momentum of an object when a force acts on it for a certain time। ठीक है, अब आप अगर इसका ग्राफ खींचते हो, अगर ये एवरेज फोर्स है, ठीक है, और इसका आप ग्राफ खींचने जाओगे तो ये ऐसा कुछ ऐसा मिलेगा। तो आप इसको ऐसे ऐसे खींच सकते, ये फोर्स है और यहाँ टाइम है, तो ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया अगर ये फोर्स कांस्टेंट है एवरेज है तो ऐसी ग्राफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो ये मैंने दिखा दिया, आप दिखा सकते हो। ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ खींचा है कि व्हेन अ वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी फोर्स टाइम ग्राफ इज। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो ये भी इसका एरिया जो है वो क्या देगा इम्पल्स, यानी फोर्स एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व बिटवीन t1 एंड t2 इज इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपके लिए ग्राफ खींच दिया। ये टाइमिंग ये t1 है और यहाँ पे t2 है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा t हो जाएगा, t2 माइनस t1। ठीक है, एक आता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ये 11th क्लास में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और ये इससे क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हो। तो ये क्या है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा थ्योरम है, नहीं ऐसा नहीं है, आप आराम से इसको सीख सकते हो। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप क्या लिख सकते हो, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ध्यान रहे आपको कि यहां जो है इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और यहां जो मैं लिख रहा हूं ये अप्लाइड फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी dp बाई dt होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा f वेक्टर इक्वल टू dp बाई dt। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ चेंज इन मोमेंटम है और यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीनिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये अप्लाइड फोर्स होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से dp लिखा तो ये f dt हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा f dt इक्वल टू dp। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, आप चाहो तो लिख लो लिमिट एट t इक्वल टू 0 और वो सारे लिखना पड़ेगा, एट t इक्वल टू एनी टाइम t आपको लिख सकते हो। ठीक, मैंने डायरेक्टली लिखी है इंटीग्रेटिंग विद प्रॉपर लिमिट्स, वी गेट क्या होगा यहाँ पे 0 टू t f dt। इंटीग्रेशन कितने में है dt में है। ठीक है, और ये किस में है dp में है, तो यहाँ p1 टू p2 जाएगा, यानी लोअर लिमिट क्या हो जाएगा p1 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा p2। अब यहाँ फाइन ये लिख भी सकते हो pf और ये pi भी आप लिख सकते हो। मैंने p1 और p2 लिखा है, यानी p1 वेक्टर और लोअर लिमिट लिखा है और अपर लिमिट p2 वेक्टर लिखा है। ठीक है, 0 टू t ft dt लिखा है। तो आप जानते हो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है यहाँ पे ये f एवरेज इंटू t2 माइनस t1, तो ये वही तो है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे
ये FTDT 0 to t ये क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है इम्पल्स, ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन कर दी है इसकी। तो ये dp की इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ dt की इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आया, t आया नहीं। अब ये इनडेफिनेट रहता तो प्लस ऑफ c लिखते हैं, लेकिन ये डिफरेंट इंटीग्रल है, t1 to t2 जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये dt का इंटीग्रेशन आप लिखते हो तो dt का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, t प्लस, अगर ये लिमिट नहीं रहता तो t प्लस c लिखते हैं। वैसे ही dp का इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे, ऐसे यहाँ पे dp हो आपके पास, यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन हो dp, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1 dp, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p to the power 0 dp। तो ये हो जाता आपका इंटीग्रेशन p और प्लस ऑफ c, ठीक है। अगर ये क्या होता, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता तो, लेकिन ये डिफिनिट है, ठीक। तो यहाँ p1 to p2 जा रहे हैं तो मैं c नहीं लिखूंगा, ये आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ कोई परेशानी है, ये हो गया j वेक्टर इक्वल टू p, और यहाँ पे लोअर लिमिट p1 और अपर लिमिट p2। तो ये आप जानते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो मैं j वेक्टर इक्वल टू p2 माइनस p1 लिख सकता हूं। तो ये क्या आया, आप देखो चेंज इन मोमेंटम है कि नहीं, आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स होगा। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम ये क्या होगा, इंपल्स होगा, ठीक है। थोड़ी जल्दी आप लिख लो, लिख लो, थोड़ी जल्दी से लिख लो। क्या हुआ, हाँ वही बोला मैंने बोला है चेंज इन मोमेंटम जो आपकी आ रही है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम वो इंपल्स देता है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम वो इंपल्स देता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या देता है, ऑफ लिखिए, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये अप्लाइड फोर्स देता है, इतना आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो रिलेशनशिप आपको मिली z वेक्टर इक्वल टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर मीनिंग चेंज इन मोमेंटम, ये कहलाता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये आपके लिए मैंने लिख दिया है कि thus द इंपल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम produced by the force. This relationship between impulse and momentum is called impulse momentum theorem. ठीक है, प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारे बालक पूछते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या है ये, कैचिंग अ फास्ट बॉल। तो आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक, आप जानते हो कि अगर एक बॉल आ रही है, इधर से एक बॉल आ रही है, तो आप जैसे ही हैंड लगाते हो, नहीं उसको कैच करना चाहते हो और यहीं पे हैंड रखोगे, तो ये आपकी उंगली को क्या करेगा, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये आपकी उंगली फ्रैक्चर हो सकती है। उसमें उस टाइम क्या है, आपको टाइम बढ़ाना है, तो जैसे ही आप टाइम बढ़ाओगे वो फोर्स स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो इंजरी से आप बच जाओगे, ठीक है। तो आप अपने हैंड को खींचते हो। तो मैंने क्या किया है, यहाँ आपके लिए वही दिखाया है कि एक बॉल है, आप यहाँ पे एक बॉल लिख लो, ऐसे बॉल, ठीक है, ये v वेलोसिटी से आ रही है, नहीं, और आपको कैच करना, आप दोनों हैंड, अब मैंने हैंड्स नहीं दिखाया, दो लाइन दिखा दिए, आप हैंड्स को यहीं पे आप अपने रखे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टर टाइम होगा, टाइम छोटा होगा, तो फोर्स क्या मिलेगा, लार्ज, ठीक है। अब यहाँ देखो, आपने हैंड पोजीशन को थोड़े से आप पीछे खींचे, ठीक है, तो जैसे पीछे आपने खींचा तो ये क्या हो गया, टाइम बढ़ गया, यानी लॉन्गर टाइम हो गई, तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वह स्मॉलर हो जाएगा, ठीक। ध्यान ये रखनी है आपको कि मैंने इंपल्स जे लिखी है, तो ये क्या लिखी है, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इट इज सेम इन बोथ केसेज, दोनों केस में इंपल्स क्या है, एक बल है, ठीक है, बट इंक्रीजिंग डेल्टा टी रिड्यूसेस द एवरेज फोर्स, यानी इसमें फोर्स स्मॉलर हो जाएगा और इसमें फोर्स लार्जर ग्रेटर हो जाएगा, तो इसमें इंजरी का खतरा है और इसमें इंजर्ड होने से आप बच जाते हो,
ठीक है, इतनी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और थोड़ी इंटीग्रेशन थी तो आप इंटीग्रेशन आप सीख के आए हो थोड़ी बहुत, और आप और सीख लोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा। मेरी वीडियो है, आप उसमें देख सकते हो, मैंने इंटीग्रेशन आपको बताई है, सिखाई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, और अदर प्लेसेस से भी आप सीख सकते हो उसको, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि चेंज इन मोमेंटम वो क्या देता है, इंपल्स। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो देता है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो इससे पहले प्रीवियस क्लास मैंने बताई है आपको, मैंने ऐसे करके दिखाया भी था। ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt क्या तो था आपके लिए नहीं, और इसको प्रूव किया था, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे D और P के लिए m भी लिखा था और बाई dt लिखा था, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये m dv बाई dt किया था, और dv बाई dt आप जानते हो कि वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, नहीं एक्सेलरेशन होता है, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन आया, नहीं। व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी वी पुट अ कांस्टेंट, तो आप क्या लगाते हो, F इक्वल टू के एम ए लगा सकते हो आप, नहीं। F इक्वल टू 1 न्यूटन, M इक्वल टू 1 kg, A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर K इक्वल टू क्या हो जाता था, वहां से 1 हो जाता था, तो आप लिखते थे यहाँ पे F इक्वल टू एम ए, नहीं। तो F इक्वल टू एम ए लिखे हो, ये वही तो है, आप देखो यहाँ पे m और यहाँ पे क्या करूं मैं, dv बाई dt करूंगा कि नहीं, तो आप ये ना करके आप यहाँ पे ये क्या होगा, m इंटू v, ये मोमेंटम है कि नहीं, तो मीनिंग क्या है, F इक्वल टू dp बाई dt, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और मोमेंटम आपको पहले भी बताया मैंने कि मैं यहाँ मोमेंटम कह रहा हूं तो लीनियर मोमेंटम से है, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम वह इंपल्स देगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर आपको रखना पड़ेगा। ये छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, थोड़े एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे और थोड़े से ये इंफॉर्मेशंस को याद रखने पड़ेंगे। अगर ये कांस्टेंट फोर्स होगा तो एवरेज फोर्स होगा तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, और ये ग्राफ आप दिखा सकते हो, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और ये फोर्स न्यूटन में ही है, जैसे वो न्यूटन में है, और यहाँ टाइम इन सेकेंड ही है, ठीक है। ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ आप खींचोगे तो इस तरीके की एरिया मिलेगी, और ये एरिया इम्पल्स के इक्वल होगा, ठीक है। वराइंग यानी वेरिएबल फोर्स होगा तो ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है इतनी इंफॉर्मेशन, ये बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ोगे आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत है, नहीं, तो ये बहुत आसान है, आपके एक बार में दिमाग में ये स्टोर हो जाएगा, फिर आपके फटाफट क्वेश्चन होने लगेंगे, डरने की बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया।